एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएस कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 आईसीएस कोचिंग सेंटर और संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल झज्जर। संस्कार, शिक्षा, सफलता। समस्या को संकट कहते हैं या फिर चुनौती, पर यही संकट हमें परेशान करता है, चुनौती हमें उत्साहित करती है। हमारा अगला जो सत्र है उसमें भी हम बात करेंगे चुनौतियों पर। सत्र का नाम है कोरोना काल की चुनौतियां और इसमें हमारे मेहमान रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह। अतुल। शुक्रिया सोनल। तो जैसा चुनौतियों का जिक्र सोनल कर रही थी, हमारे साथ इस वक्त खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दुष्यंत चौटाला जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल। दुष्यंत जी, चुनौतियों का जिक्र हो रहा है, वाकई पूरी दुनिया के सामने चुनौती है, लेकिन भारत में जब सेकेंड वेव आई तो अंदाजा नहीं था कि इस कदर हालत बिगड़ेंगे। सभी को झटका लगा, वो चाहे सरकारें हों, एक आम व्यक्ति हो, क्योंकि हम शायद भूल बैठे थे, वैक्सीन आ गई थी और हमने सोच लिया कि अब कुछ नहीं होगा। ये अपने आप में एक सरकार के लिए और बड़ी चुनौती हो जाती है कि वो व्यवस्था भी दे और उसके बाद उन तमाम व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाए। मौजूदा चुनौती आपको क्या दिख रही है? अतुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि किसी ने नहीं सोचा था, और बिल्कुल जिस तरीके से हालात बने, आज इतना बड़ा ऑक्सीजन क्राइसिस आएगा, फिर मेडिसिन क्राइसिस आएगा, फिर ब्लैक फंगस जैसी एक नई बीमारी और उजागर होगी। इसके बारे में मेरे को लगता है देश भर ही नहीं, दुनिया भर के भी मेडिकल एक्सपर्ट्स इतने बड़े लार्ज स्केल पर ऐसी व्यवस्था बनेगी उसको नहीं कर पाए। मगर मैं बधाई दूंगा एक एक डिपार्टमेंट के एक एक अधिकारी को जिसने इस क्राइसिस को बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया। और मुझे लगता है कि हरियाणा वन ऑफ दो स्टेट्स है जिसमें बेहतरीन रिकवरी रेट भी है, हमारा एक ड्रिप भी है, नंबर ऑफ केसेस के अंदर बहुत बड़े मात्रा में 15,000 से हम 3,000 के आसपास आ चुके हैं। उसके साथ साथ मेडिकल व्यवस्था जो है उसको भी हमने एक्सपीडिशियसली एक्सपैंड किया है। आज के दिन हमारे जो इमरजेंसी आईसीयू बेड्स थे, वेंटिलेटर बेड्स थे, वो भी 70% तक वेकेंट हो चुके हैं। हरियाणा के ऊपर एक लोड एनसीआर का रहा, दिल्ली का रहा, जिसके अंदर 30% एनसीआर के हमारे बेड्स को दिल्ली के पेशेंट्स ने ऑक्यूपाई किया। वो भी हमने नहीं रुकने दिया। जो भी हमारे प्रदेश में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया उसको हमने पूरी तरह ट्रीट किया, स्वस्थ करके भेजने का काम किया। इंडस्ट्री जहाँ जहाँ खुलनी चाहिए थी, जो जो एसेंशियल आइटम्स खुलने चाहिए थे, उनको भी तमाम समय अनुसार प्रदेश ने खोलने का काम किया है। और मुझको लगता है कि जो पिछले 21-22 दिन रहे हैं, हम सब ने बड़ी अच्छी तरीके से एक टीम की तरह उसको मैनेज किया है और आज उसका नतीजा है कि प्रदेश दोबारा बैक टू नॉर्मलेंसी की ओर चलने लगा है। दुष्यंत जी, अच्छी बात है कि सरकार ने कोशिश की और उसका नतीजा निकलने लगा है, लेकिन उस बीच में नुकसान भी हुआ। आप खुद इन तमाम चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं और इस परिस्थिति में सबसे बड़ी चीज थी कि ना सिर्फ लोगों को व्यवस्था मिले, उनको स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मिले, बल्कि विश्वास भी उनका बढ़े, क्योंकि डर का माहौल हो गया था। इस कोरोना ने डराया और फिर उसकी सेकेंड वेव ने हमें और ज्यादा डरा दिया। वो डर दूर होना और सरकार का सीधा संवाद लोगों से होना, यह भी बहुत जरूरी था, क्योंकि उसमें गैप हो जाता है तो समस्याएं बढ़ती हैं। वो विश्वास बरकरार है लगातार आप लोगों के इस प्रयास से? बिल्कुल है। और जिस तरीके से आज के दिन सिर्फ अर्बन एरियाज नहीं, हमने ग्रामीण अंचल के अंदर भी आज के दिन आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं, और उन आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर आप जाकर देखेंगे तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से आज मॉनिटरिंग नहीं है। हमने 5 सदस्य ग्रामीण कमेटी बनाई है, जो 5 सदस्य मेडिकल टीम के साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से आज वो आइसोलेशन वार्ड चला रही है। गांव में दोबारा लोग जो आज इन्फेक्टेड है वो अपने आप को आइसोलेट उन वार्ड्स में कर रहे हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाए। आज जो थोड़े से क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं उनको हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, जो और क्रिटिकल है उनको फिर बेटर फैसिलिटीज़, जहाँ इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है वहाँ शिफ्ट करते हैं। आपको क्या हरियाणा में आज कहीं सुनने में मिलता है कि ऑक्सीजन की कमी होगी
कहीं सिलेंडर नहीं पहुंच रहा, बल्कि हमने तो ये प्रयास किया कि हमारी जो पुलिस है उसकी पीसीआर वैन को भी ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवरी व्हीकल के तौर पे यूटिलाइज करने के लिए हमने परमिशन दी कि किसी भी व्यक्ति को अगर आज घर के ऊपर ऑक्सीजन की जरूरत है तो oxygenhry.in पर जाकर वो अप्लाई कर सकता है और 2 से 4 घंटे के अंदर उसका सिलेंडर हमारा या तो रेड क्रॉस का या कोई वॉलंटियर टीम का या फिर पुलिस का व्हीकल जाकर उसके घर तक वो सिलेंडर पहुंचा कर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप लोगों ने कुछ अलग व्यवस्थाएं की थी और इसका मैं जिक्र इस वजह से भी करूंगा कि हरियाणा को ही हमने देखा जहां पर वॉल्वो बसों को भी ऑक्सीजन बस में तब्दील किया गया, अस्पताल में तब्दील किया गया और रोडवेज की बसें भी लगाई गई और आपने कहा कि पुलिस वैन तक को हम इसमें शामिल कर चुके हैं और उसका लाभ भी मिल रहा। लेकिन उसी बीच में जो सबसे बड़ी बाधा थी, खासतौर से भारत का अगर हम जिक्र करें तो ग्रामीण अंचल सबसे बड़ा भारत का एक परिचय है, वैसे ही हरियाणा का भी वहीं परिचय है। इस बार की वेव में ग्रामीण अंचल की समस्या ज्यादा बढ़ गई थी और वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सिम्टम्स समझ नहीं पाए, समझे भी तो उसे दबाकर बैठे या फिर उनके अंदर डर था कि हम अस्पताल क्यों जाएं। वहां चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसको मैनेज करने के लिए भी मॉनिटरिंग आप लोगों ने जब की तो वहां पर खुद आपको क्या लगा कि हाँ ये समस्या आ रही है और ये इसका निदान है, उसमें फिर उस ट्रैक पर हम आगे बढ़ पाए उसका निदान निकालने के लिए? अतुल, आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा पकड़ा है कि आज ग्रामीण अंचल में लोगों ने बातें छुपाने का प्रयास किया और वहाँ जो हमारे लोकल डॉक्टर्स भी हैं वो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और वो जो ट्रीटमेंट है कई बार वो परफेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि दे आर नॉट वेल इक्विप्ड टू ट्रीट डॉक्टर्स विद सच काइंड ऑफ मॉर्बिडिटी। मगर हमने जब आइसोलेशन टीम्स के साथ साथ जो 5 सदस्य है, एएनएम की, आशा वर्कर की, डॉक्टर्स की, आरएमपी डॉक्टर्स को एज वॉलंटियर्स हमने अटैच किया और उनकी जो टीम बना के जब विलेज सर्वे करवाया तो बिल्कुल 32% आज की पॉजिटिविटी हमारे रूरल एरिया में है। मगर रूरल एरिया की एक एडवांटेज ये है कि लोग खुले में रहते हैं तो इन्फेक्शन स्प्रेडिंग रेट जो है वो अर्बन से थोड़ा धीरे है और आज हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। बिल्कुल जो रूरल ट्रीटमेंट की बात है, हमने आइसोलेशन वार्ड भी इसलिए बनाए कि रूरल एरिया के अंदर हर व्यक्ति को बेसिक नेसेसिटी, चाहे वो स्टीमर हो, चाहे उसका पल्स ऑक्सीमीटर हो, बुखार चेक करने के लिए थर्मोमीटर हो, वो किट्स बनाकर होम आइसोलेशन किट्स भी हमने देने का काम किया है और साथ में उनको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जो हमारी मेडिकल टीम है सीएमओ के अंडर उसको कोऑर्डिनेट करवाया है कि अगर किसी की तबीयत होम आइसोलेशन से हॉस्पिटलाइजेशन की ओर बिगड़ती दिखती है तो तुरंत एम्बुलेंस का प्रबंध कर उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करें और उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू करें। दुष्यंत जी, जब मैंने सवाल को लिया तो मेरे मन में एक इसके पहले जो चर्चा चल रही थी उसमें अभय चौटाला साहब जुड़े हुए थे और इस पर उन्होंने एक जवाब दिया था कि गांव में स्थिति खराब है और सरकार की पहुंच वहां नहीं है। आपने कहा कि हम लोगों ने इसकी पहले से मॉनिटरिंग भी की थी और फिर जब वेव अचानक से एक तरीके से बढ़ने लगी तो हमने उस मॉनिटरिंग को तेज भी किया और समस्याएं आई लेकिन फिर भी हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्यों आखिर अभय चौटाला साहब ने यह कहा कि सबसे ज्यादा हालत खराब खुद ग्रामीण अंचल की है और वहां पर कोई सुविधा नहीं है? अतुल, मैं तो इतना बोलना चाहूँगा, किसी एक व्यक्ति की बात के ऊपर रिएक्ट नहीं करूँगा, मगर कुछ लोग थे जिनने गांव के अंदर बारी बारी ये कहा कि कोरोना नहीं फैल रहा, कोरोना नहीं फैल रहा। कुछ लोग थे जिनने वैक्सीनेशन का विरोध किया कि वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। मुझे लगता है ऐसी सोच ने कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल को थोड़ा लिबरल रखा प्रिकॉशन से। पर आज के दिन जिस तरीके से महामारी ने देश भर में 4.5 लाख का आंकड़ा छुआ, मुझे लगता है फिर ग्रामीण अंचल को भी वो खतरा दिखा और गांव के लोगों ने खुद फिर अपने नाके लगाने शुरू करे, खुद लॉकडाउन लगाना शुरू किया, शक्ति बेटी। और मुझे लगता है फिर ही जाकर सरकार की और गांव के लोगों की कोऑर्डिनेशन से एकदम इस पे फुल स्टॉप हम लगा पाए हैं। मगर कई लोग जो इस सोच के थे कि ये व्यवस्था किस तरह बिगड़े, मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन का विरोध कराने वाले लोगों से आज पूछना चाहिए कि उनने वैक्सीनेशन क्यों लगवाई। आज वैक्सीनेशन मैंडेटरी सरकार ने कर रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी है। जितनी वैक्सीनेशन हमें उपलब्ध हो रही है उसको तुरंत प्रभाव से
स्पेशल टीम हम गांव टू गांव भेजकर वैक्सीनेशन प्रोसेस को चला रहे हैं। और मुझे लगता है मैं आपके माध्यम से भी एक एक हरियाणा के नागरिक से आग्रह करूंगा कि आपके जो सीएमओ है उससे कोऑर्डिनेट कर अपने गांव में स्पेशल कैंप्स लगवाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण अंचल से जुड़े लोग वैक्सीनेट हो पाए और आप लोगों को एक सुरक्षा कवच इस वैक्सीनेशन के तौर पे मिल पाए। दुष्यंत जी, अगर हम कोरोना काल की शुरुआत से देखें, हरियाणा पहला राज्य जिसने इसको पैंडेमिक माना, सेकेंड वेव आई, उसके बाद अब ब्लैक फंगस, येलो फंगस ये जब चल रहा है, उसमें भी इसको सबसे पहले नोटिफाई करने की बात भी हरियाणा की तरफ से निकल कर आई। चुनौती फिर से थोड़ी सी तब्दील हो गई। एक तरफ कोरोना संक्रमण की तीसरी वेव आने की आशंका, उस बीच में वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन को फैलाने वाली कि इससे खतरा है या ये लगवाएंगे तो खतरा बढ़ जाएगा, ये भी शंका पैदा करने वाले लोगों की भी चुनौती है, और साथ में अब फंगस की भी चुनौती है। ओवरऑल किस तरीके से आप देखते हैं कि हरियाणा इससे कैसे लड़के निकलेगा और सबसे पहले इसका परिणाम पूरे देश में यहीं से जाएगा? अतुल, मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ, मगर जिस तरीके से हमने पिछले 1 साल 2 महीनों के अंदर इस महामारी से लड़ने का काम किया है, पूरे प्रदेश के एक एक नागरिक ने अपना पूरा सहयोग सरकार को दिया है। हमारी मेडिकल टीम्स ने दिन रात एक कर इस महामारी से लड़ाई लड़ी है। वो भी दौर था जब हरियाणा प्रदेश के अंदर 3200 केसेस वेव 1 में आए थे और हमारे एक एक डॉक्टर की मेहनत से हमने उसको 1000 से नीचे लाने का काम किया। आज हम बात करें तो हम 15,000 भी पार करके वापस आए हैं। उसके बावजूद भी चाहे मोर्टेलिटी रेट की बात हो, रिकवरी रेट की बात हो, बेहतर तरीके से हमारे मेडिकल स्टाफ ने काम किया है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, हमारे पंचायती राज के, पुलिस के अधिकारीगण हो, उनने सब ने मिलकर जिस बेहतरीन तरीके से काम किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। मुझे लगता है आज उनके एफर्ट्स ने कहीं ना कहीं प्रदेश को सुरक्षित करने का काम किया है। बिल्कुल कई ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे प्रदेश में नहीं थी, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे पास 2 थे, एक जिंदल के अंदर था और एक पानीपत के अंदर था। हमने 500 बेडेड्स की हॉस्पिटल की वहाँ शुरुआत करी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी गैस पाइपलाइन की दी। उसके साथ साथ हमें उड़ीसा से, झारखंड से ऑक्सीजन लाना पड़ा लिक्विड माउंट करवाकर। मगर आज हमने जरूर ये इनिशिएटिव लिया है कि अगर कोई प्रदेश के अंदर अगर कोई लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहता है तो उसको हम इंसेंटिव देंगे और उसको कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाकर देंगे कि प्रदेश के अंदर जितने बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर अनडिस्टर्प्टेड सप्लाई रहे। और आने वाले समय में हमने ये भी नोटिफाई कर दिया है कि बड़े हॉस्पिटल को मैंडेटरी कर देंगे कि वो अपने हॉस्पिटल्स के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना स्वयं खुद का लगाने का काम करे, जिससे इस तरह के क्राइसिस इन फ्यूचर अगर वेव 3 या फिर फ्यूचर वेव 4 भी आती है तो हमें झेलनी ना पड़े। दुष्यंत जी, अब यहां पर कोरोना की लड़ाई और वैक्सीनेशन को और बढ़वाना, ये जिम्मेदारी तो है ही और वो लड़ाई तो लड़नी ही है, लेकिन साथ में ढांचा हमारा मजबूत रहे, जिस पर थोड़ा सा एक प्रहार हुआ है इस कोरोना काल में, वो ढांचा है आर्थिक पक्ष का, रोजगार का विषय है। युवा इस वक्त बहुत सारी बातों को अपने मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि आप बार बार उन युवाओं की बात करते हैं, तो वो चीजें भी अब चुनौती के तौर पर बढ़ चुकी हैं। उस पर आपकी खुद की सोच क्या है, किस विजन से आप काम कर रहे हैं कि हाँ, एक तरफ इस लड़ाई को जो कि लंबी चलने वाली है, स्वाभाविक है लड़ाई लंबी चलने वाली है, साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस पर उसके साथ दूसरा कोई असर ना आए, रोजगार की बात हो, आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की बात हो, गांव गांव तक कम से कम उपलब्धता उनके लिए रहे। अगर कोई उद्योग में जाना चाहता है, अगर कोई और रोजगार करना चाहता है, इस तरीके की व्यवस्था। और इस कोरोना ने मुझे लगता है कि कई विकल्प भी हमें दिए हैं, हम उस तरफ भी सोच सकते हैं। गांव गांव से लोगों का कनेक्शन जोड़ा है, लोग जो भूल गए थे गांव को, वो शहर से निकलकर गांव पहुंचे हैं। अतुल, आपने जहां एम्प्लॉयमेंट की बात करी है या प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात करी है, पूरी तौर पर 24/7 सरकार इस पर काम कर रही है, हम रुके नहीं हैं। और आज उसका नतीजा है कि हमारे प्रदेश में 180 एकड़ में नू के अंदर जो हमारा IMT सोना है,
उसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ATL अपना प्लांट लगा रही है। अभी फ्लिपकार्ट ने एशिया का सबसे बड़ा वेयरहाउस गुड़गांव में बनाने का निर्णय लिया है। पिछले दिनों मेरी चेयरमैन मारुति से बात हुई थी, उनके बोर्ड ने भी अप्रूवल दे दिया कि वो लगभग 900 एकड़ के अंदर 800 एकड़ में मारुति और 100 एकड़ में आपके प्लांट लगाएंगे मारुति का। उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो जो और इंडस्ट्री हैं अलग अलग सेक्टर की, उसको भी हम प्राइमरी फोकस के साथ आगे लेकर चल रहे हैं। और हमारा यही प्रयास रहा है कि हमारे जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 आपके प्रोडक्ट कैटेगरी ऑफ वर्क की जो पॉलिसी है, जो हमारी हरियाणा एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्ट कह लीजिए आप उसको, और जहाँ हरियाणा एम्प्लॉयमेंट और जो एंटरप्राइज पॉलिसी है उसके माध्यम से भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नई MSMEs और बड़ी मदर इंडस्ट्री हरियाणा प्रदेश के अंदर आए, जिससे और रोजगार के अवसर आए। ठीक है। अब दुष्यंत जी, यहां पर दो बातें हैं। चूंकि आप लोग सत्ता में हैं, आपकी जवाबदेही बनती है और आप लोग हर सवाल का जवाब दे भी रहे हैं लगातार, लोगों को भी और विपक्ष के लोगों को भी। लेकिन विपक्ष हर एक चीज पर सवाल पूछकर और फिर उस सवाल से दूसरे सवाल पर जाने की कोशिश कर रहा है। ये आप लोगों का तर्क होता है। उनका कहना है कि नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हरियाणा में भी वही बात हो रही है कि कमी बहुत है, कमी बहुत है। वस्तु स्थिति क्या है? क्योंकि वाकई पूरे देश में सप्लाई करना है, केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है और वो कर रहे हैं। लेकिन जो डिमांड है और डिमांड के साथ साथ जो वेटिंग पीरियड है, क्योंकि दिल्ली ने कह दिया 18+ वालों को हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है। हरियाणा इसको कैसे देखता है? और यहां जो विपक्ष, वो चाहे कोई भी दलों में, किसी एक पर्टिकुलर दल की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैक्सीनेशन ड्राइव प्रदेश के अंदर बेहतरीन तरीके से चल रही है। आज के दिन ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ हमारे CMO गांव वाइज जाकर स्पेशल कैंप सिस्टम भी लगा रहे हैं, जिसके अंदर 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट हम कर रहे हैं। बिल्कुल जो मात्रा वैक्सीनेशन की है, क्योंकि हमारा देश 130 करोड़ की आबादी का देश है और आज के दिन 130 करोड़ वैक्सीनेशन एक समय पर बनानी किसी भी कंपनी के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने जो पढ़ा है, देखा है कि केंद्र सरकार ने विदेशों से भी कोऑर्डिनेट किया है और वहाँ पर भी हमारे देश में बनने वाली वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग को आने वाले समय में शुरू करेंगे। मुझे लगता है जैसे जैसे वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी वैसे वैसे इस ड्राइव को और बेहतरीन तरीके से आगे ले जाया जाएगा। मगर मुझे एक चीज़ हम सबको मानकर चलनी पड़ेगी कि जितनी कैपेसिटी आज मैन्युफैक्चरिंग की है, उतनी कैपेसिटी के अंदर जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल है, हमारी स्टेट भी ये प्रयासरत है कि हम डायरेक्ट उनसे प्रोक्योर करें। मैंने स्वयं जो रेड्डी लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब्स है, उनके जो MD है सतीश रेड्डी, उनसे बात करी थी और उनने भी हमें प्रपोजल भेजा है कि अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग 4 फैक्ट्रीज में शुरू होती है तो जुलाई के अंत तक डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट स्टेट भी उनसे कर पाएगी। इसी तरीके से हम इंतजार कर रहे हैं कि जो और वैक्सीनेशन ग्लोबली अवेलेबल है उनको भी जैसे जैसे ICMR अप्रूव करेगा, ग्लोबल टेंडर के माध्यम से हमने पहले ही ओपन टेंडर कर रखा है कि लोग अप्लाई कर सकते हैं और सरकार डायरेक्ट प्रोक्योर कर लोगों के लिए वैक्सीनेशन इंपोर्ट करेगी। दुष्यंत जी, एक सवाल मन में आता है, क्योंकि इस कोरोना काल में देखिए, जब हमने देखा ऐसे ऐसे देश जो कि स्वास्थ्य के अगर हिसाब से हम देखें, अन्य टेक्नोलॉजी को छोड़ दीजिए आप, तो हमसे कई गुना कहीं ज्यादा आगे थे। आज इस देश में चर्चा होने लगी कि सब कुछ बर्बाद हो गया या प्रदेश में सब बर्बाद हो गया, लेकिन उसमें एक आम व्यक्ति ये सोचता है कि वाकई हम कहाँ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। आप खुद विदेश में पढ़े हैं, आपने खुद उन तमाम चीज़ों को महसूस किया है। इस बार हमारे पास नहीं लगता है कि वाकई, चाहे वो प्रदेश स्तर की सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, मौका है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र को इस तरीके से विकसित करें कि अगर इस तरीके का कोई वायरस, वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, कहर बर पाए तो बेसिक जो जरूरतें हैं वो तो कम से कम हमारे पास रहे। उस पर हमें अभी से काम करने का अवसर इस आपदा ने, इस कोरोना ने दिया है।
बिल्कुल अतुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज के दिन हमारे पास मौका है कि हमारे हेल्थ सेक्टर में जो क्राइसिस चल रहे हैं इसको एक अपॉर्चुनिटी माने। और मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था अमेरिका में, एक मैंने कोटेशन पढ़ी थी जिसमें लिखा गया था कि चाइनीज में क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी दोनों एक ही शब्द है। और आज हमें इसको क्राइसिस के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए जिसमें हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव कर पाए। और उसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि मैंने उचाना के अंदर लिक्विड जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके साथ साथ 10 लाख रुपए का एडिशनल यूनिट लगता है, उसकी मंजूरी दी है कि वहाँ बॉटलिंग यूनिट भी लगाया जाए कि जैसे ही वो प्लांट हमारा इंपोर्ट होगा तो वहाँ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बेड तक के लिए ना हो, जितनी एक्सेस ऑक्सीजन बने उनको आसपास के छोटे अस्पतालों के रिफिलिंग यूनिट के तौर पर भी हम यूटिलाइज कर पाए। तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर ऐसे नए तरीके निकालने पड़ेंगे अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। एटलीस्ट जो हमारे 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं उनको और बेहतर तरीके से गैरअप करना पड़ेगा। आज हमारे जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं वो टर्शरी मेडिकल केयर हॉस्पिटल्स हैं और जो हमारे CHC PHC है वो प्राइमरी मेडिकल केयर हॉस्पिटल्स हैं। लोग ये सोचते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अगर आज टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर की तरह बन जाएगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मेडिकल एक्सपेंशन होगा और फिर टर्शरी को मेडिकल कॉलेज की तरफ ले जाना पड़ेगा। मगर हमारी सरकार का जो संकल्प था कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो पुराने 21 जिले हम 200 बेडेड हॉस्पिटल बनाएंगे, उसके ऊपर सरकार ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ 3 मेडिकल कॉलेज पिछले साल हमने अनाउंस करे, सिरसा में, कैथल में, उसका टेंडर फ्लोट कर दिया गया है। उसके साथ 2 मेडिकल कॉलेज इस साल अनाउंस करे, आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य के अंदर बिल्कुल हेल्थ सेक्टर के रिवैम्प के अंदर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये कोविड क्राइसिस माने जाएंगे। बहुत शुक्रिया दुष्यंत चौटाला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी सीएम, उनका कहना है कि इससे हम अपॉर्चुनिटी इस हिसाब से भी माने क्योंकि ये आज की जरूरत है। इस कोरोना काल ने हमें झटका अगर दिया, हम उससे भी उबर रहे। प्रदेश की सरकार लगातार उन तमाम चीजों पर काम कर रही है जो कि आज की जरूरत तो बन गई, लेकिन भविष्य में उस जरूरत को पूर्ति करने के लिए हमें समय ना गंवाना पड़े। तो ई अधिवेशन में हमने चर्चा की कि इस वक्त की चुनौती क्या थी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उसका जवाब दिया, ये कहते हुए कि आगे की भी चुनौती के लिए हमें तैयार रहना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लगातार अधिवेशन जारी रहेगा। एसोसिएट स्पॉन्सर ICS कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 ICS कोचिंग सेंटर और संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल झज्जर। संस्कार, शिक्षा, सफलता।